नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। सीधे चलते बड़ी खबर की ओर और सबसे पहले चलते मध्य प्रदेश के मंदसौर से बड़ी खबर आ रही है। मंदसौर में ट्रिपल मर्डर से फैली है सनसनी। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली है। मकान में कारोबारी दंपत्ति समेत 3 की गोली लगने से मौत। मर्डर के बाद गोली मारकर किया है आरोपी ने सुसाइड। मामला क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस को लगभग 8:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर के अंदर गोलियों के चलने की आवाज़ आई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो मौके पे 3 लोग मृत अवस्था के अंदर कमरे के अंदर मिले, जिनको फर्दर आइडेंटिफाई किया तो 2 लोग हस्बैंड वाइफ के रूप में आइडेंटिफाई हुए और एक भारी व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ। मौके पे हमारे द्वारा जब चेक किया गया, उसको सीन ऑफ क्राइम को सर्च किया गया तो वहाँ पे एक पिस्टल और एक चाकू भी पुलिस को बरामद हुआ है। अभी तीनों ही बॉडी को पीएम के लिए हमारे द्वारा रवाना कर दिया गया है। पीएम के पश्चात एग्जैक्ट कॉज ऑफ जो डेथ है वो पुलिस द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा और साथ ही साथ जैसे जैसे फर्दर विवेचना इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगा तो जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ है वो भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। सर, पति पत्नी के अलावा एक और व्यक्ति है, जो वो कौन है, उसकी पहचान क्या है? देखिए, अभी प्रारंभिक तौर पे कहना पुष्टा जानकारी देना प्रारंभिक तौर पे अभी नहीं होगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन फर्दर होगी आप सबको उससे अवगत कराया जाएगा, किंतु एक हस्बैंड वाइफ डेफिनेटली और एक अन्य व्यक्ति भारी व्यक्ति आइडेंटिफाई पूरी 8:30 बजे के आसपास। टोटल 3 कैजुअलिटीज हुई है। देखिए, अभी सीन ऑफ क्राइम से हमें एक पिस्टल और एक चाकू बरामद हुआ है। एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ है वो पीएम के बाद ही हम स्टैब्लिश कर पाएंगे। कितने गोली चली सर? देखिए, पीएम के बाद ही हम स्टैब्लिश कर पाएंगे। परिवार के हैं, अलग-अलग हैं कुछ? देखिए, अभी हमने वहाँ पे जो भी सीसीटीवी फुटेज थे वो पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर एनालाइज किया जाएगा। सर, वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज आए सामने? देखिए, हमने डीवीआर जब्त किए हैं, उसको अभी जांच हमारे द्वारा की जाएगी। उसके अंदर फर्दर जैसे कि मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होगा तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ और कैसे हुआ वो एस्टैब्लिश करने में हमें मदद मिलेगी, जिसके विषय में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होगी सभी को। इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बालचंद अलासिया सीधे मध्य प्रदेश के मंदसौर से जुड़ चुके हैं। बालचंद, 3 मर्डर किए गए हैं, कौन है आरोपी? पुलिस इन पर क्या कार्रवाई की है अब तक? बालचंद, हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है? संपर्क नहीं हो पाया है। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा, जहां मंदसौर में ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। यहीं पूरे मामले को लेकर आपसी विवाद या लेन देन का मामला बताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली है। मकान में कारोबारी दंपत्ति समेत 3 की मौत का यह पूरा मामला है। मर्डर के बाद आरोपी ने सुसाइड कर लिया है। तक पहुंचा रहे, जहां मकान कारोबारी दंपत्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। मर्डर के बाद आरोपी ने सुसाइड किया है। आपसी लेन देन का पुरानी रंजिश बताई जा रही है। एमपी के मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जहां मंदसौर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। कारोबारी दंपत्ति की मौत का मामला है ये। इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बालचंद अलासिया एक बार फिर से मंदसौर से जुड़ चुके हैं। बालचंद, ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैली है, कौन है आरोपी? पुलिस क्या कार्रवाई की अब तक? सर, आपको बता दूं कि कल रात को साल का आखिरी दिन था, जिसको लेकर के मंदसौर शहर में जो है नए साल की जो है जश्न का माहौल था और उसी दौरान एक घटना सामने आई है, जो एक
क्षेत्र में सनसनी फैला दी गई है, जिसमें कि मंदसौर शहर के गोलचौरा क्षेत्र की घटना है, जिसमें दिलीप जैन और उनकी पत्नी रेखा जैन को एक निम्बाहेड़ा निवासी शख्स मंदसौर आता है और विकास सोनी नाम है उसका, जो इनको गोली से फायर करता है। वो गोली नहीं लगती है, उसके बाद वो चाकू से उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों की मौत हो जाती है और फिर खुद पिस्टल से खुद को मार करके ना ये हो जाता है। उसके बाद उसकी घटना जो सामने आई है उसमें ये लेन देन का मामला सामने आया है और सरापा व्यापारी था और ये जो विकास सोनी जो निम्बाड़ा का था, ये भी जो है ज्वेलर्स का काम करता था और इन दोनों के पैसों के लेन देन के चक्कर में जो है ये घटना घटित हुई है, जिससे क्षेत्र में डर का माहौल फैल गया था और पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आगे की जो जानकारी जुटा करके ने इसमें जो है कार्रवाई करने की बात कही जा रही है पुलिस द्वारा। बालचंद, इसमें आरोपी का कोई आपराधिक बैकग्राउंड है? आरोपी का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं नजर आया अभी तक तो फिलहाल सामने, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जो आरोपी है वो अकेला जो है बाइक पे मंदसौर आया था और दोनों लगभग उसके जो दिलीप जैन जो है व्यक्ति उनके घर में बैठा था और चाय वाय पी उन्होंने और लगभग आधा पौन घंटा पास में बैठ के बात करी और बातचीत के दौरान जो है इनके विवाद हुआ और विवाद इतना हुआ कि इन्होंने जो है उसको चाकू से उनके ऊपर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और हमला करने के बाद उनकी मौत होने के बाद खुद भी डर के कारण जो है पिस्टल लगा करके आत्महत्या कर ली गई। शुक्रिया बालचंद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर से ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली है। आरोपी पहले घर में आता है, साथ में चाय नाश्ता करता है, किसी पुरानी बातों पे लेकर विवाद होता है, विवाद के दरमियान चाकू मारकर हत्या की वारदात को अंजाम देता है। बहरहाल आरोपी सुसाइड कर चुका है। और बढ़ते सीधे रायपुर चलते हैं। रायपुर में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने से पहले राज्यपाल से लेना होगा आदेश। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की जांच से पहले लेना होगा राज्यपाल का आदेश। पहले कुल सचिव स्तर के सभी निर्णय लेते थे राज्यपाल, इसके अलावा अन्य कर्मचारी पर भी राज्य सरकार करती थी फैसला। इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूपेश टाडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। भूपेश, विश्वविद्यालय कर्मचारियों की जांच के पहले अब राज्यपाल का आदेश लेना होगा। बिल्कुल अरुण, छत्तीसगढ़ में ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला है और छत्तीसगढ़ के जो शासकीय विश्वविद्यालय जो अधिकारी होते हैं, शिक्षक और कर्मचारी के खिलाफ में अब ये जांच को लेकर के बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। ये जो लोक भवन से एक आदेश जारी हुआ है और अब किसी भी जो अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी के खिलाफ में जांच शुरू करने से पहले अब राज्यपाल से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं अब जांच पूरी होने के बाद अंतिम निर्णय के लिए कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल की स्वीकृति जरूरी रहेगी और इस आदेश के बाद प्रदेश में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में भी अब अधिकारों को लेकर टकराव की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। और अब तक जो विश्वविद्यालय है उसमें कुलपति स्तर के जो मामले होते हैं उसमें राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब उससे जो नीचे के जो अधिकारी और कर्मचारी से जुड़े ये मामले में राज्य सरकार निर्णय लेती थी। लेकिन अब जो नई व्यवस्था है उसमें कुलसचिव और जो प्रभारी कुलसचिव होते हैं उसको छोड़ करके बाकी जो सभी अधिकारी, शिक्षक और जो कर्मचारी के मामले में जांच से पहले राजभवन की अनुमति लेना बेहद ही अनिवार्य कर दिया है। वहीं अब प्रदेश में जो फिलहाल तो कई जो शासकीय विश्वविद्यालय हैं विभागीय जांच चल रही है। इनमें छत्तीसगढ़ के जो कृषि विश्वविद्यालय का जो बीज घोटाला सबसे बड़ा मामला सामने आया था, इसमें और इसके अलावा बिलासपुर के जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है इसमें कथित भ्रष्टाचार के भी मामले सामने आए थे और जो आदर्श महाविद्यालय हैं जो जेम पोर्टल के जरिए करीब करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला इसमें शामिल किया गया है। और ये जो नए आदेश हैं इसके बाद से अब इन मामलों की जो जांच प्रक्रिया है इस पर भी असर पड़ने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। अरुण, भूपेश, जिस तरीके से विश्वविद्यालय के कर्मचारी अधिकारियों पर कभी करप्शन का आरोप लगता था, तो करप्शन में अगर जांच करने से पहले राज्यपाल का अगर आदेश लेंगे तो आपको लगता नहीं कि इसमें हीला हवाली होगा, उनको बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अरुण की इस तरह के जो मामले ज्यादातर सामने आते हैं तो इसमें जो छत्तीसगढ़ सरकार के जो अधिकारी होते हैं वो सीधे तौर पर एक्शन लेते हैं। लेकिन अब किसी भी प्रकार से ऐसी जो वारदात सामने आएगी उसमें अब राज्यपाल का अनुमति होगा, अनुमति के बाद वो अनुमोदन करेंगे और अनुमोदन के पश्चात
जांच शुरू की जाएगी, तब तक का जो आपराधिक प्रकरण के जो व्यक्ति होंगे, आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होंगे, वो कहीं ना कहीं अपने मंसूबे से कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक तरह से देखें तो ये एक सही निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर जो अधिकारी और कर्मचारी का ज्यादातर आप देखते होंगे कि इस प्रकार के जब मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं वो कहीं से मिली जुली जो उनकी अधिकारियों से सांठगांठ होने की जो खबर खासतौर पर सामने आती है, तो ऐसे में अब वो बड़ी आसानी से बच सकते हैं। तो ये एक तरह से कहे तो बेहद ही गलत निर्णय, इस प्रकार का जो निर्णय सामने आया है ये लिया गया है। जबकि राज्यपाल से पहले जब छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले को पूरे संभालती थी तो त्वरित रूप से कार्यवाही करने की जो बात है वो कहती थी, लेकिन अब इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का जब मामला सामने आएगा तो वो सीधे तौर पर सबसे पहले राज्यपाल को उसका जो मामला है वो भेजा जाएगा। मामले को भेजे जाने के बाद वो जब समझेंगे, समझने के पश्चात उस पर अनुमोदन की प्रक्रिया चलेगी, तब तक करीब 1 सप्ताह से 10 दिन का जो समय है वो इसमें लग सकता है। तो निश्चित तौर पर ये छत्तीसगढ़ सरकार और राज्यपाल के बीच ये टकराव की जो स्थिति है वो इस आदेश के बाद सामने आ सकता है। जी शुक्रिया भूपेश, आप बने रहे हमारे साथ, अगली बड़ी खबर फिर से हम आपसे अपडेट लेंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जहां विश्वविद्यालय कर्मचारियों की जांच से पहले लेना होगा राज्यपाल का आदेश। विश्वविद्यालय कर्मचारी प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर अब राज्यपाल से अनुमोदन लेना पड़ेगा, इसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू होगी। और सीधे चलते उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सेंट्रल जीएसटी में छापेमारी से मचा है हड़कंप। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जहां जीएसटी में गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचा है। सीबीआई का छापेमारी और यह गिरफ्तारी का है पूरा मामला। चीफ कमिश्नर पीके कटियार की कार्यशैली पर सवाल। अनिल तिवारी सुपरिटेंडेंट को कटियार का संरक्षण। अनिल तिवारी को 20 सालों से झांसी में है तैनात। तो कुल मिला के सेंट्रल जीएसटी में भी भारी करप्शन का मामला है, जिस पर अब सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ। अविनाश, सेंट्रल जीएसटी में भी सीबीआई ने गिरफ्तारी की है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर आपको बता दें कि बुधवार को सुबह सीबीआई टीम सबसे पहले सेवाराम से मिली और कंपाउंड के निवासी अनिल तिवारी के यहाँ पहुंची थी। अनिल तिवारी के यहाँ जब देखा सीबीआई ने तो महंगे फर्नीचर समेत पूरे घर में लग्जरी वस्तुएं थी। साफ तौर पर इस झांसी में सेंट्रल जीएसटी के अफसरों ने अपनी तैनाती के दौरान जिस तरह से भ्रष्टाचार के दम पर अकूत संपत्ति जमा कर ली थी, उसको साफ तौर पर उनके आलीशान मकान, रहन सहन देख सीबीआई के भी होश जो है वो दंग रह गई। इस छापेमारी के दौरान सीबीआई ने करीब 1.60 करोड़ रुपए समेत सोने चांदी की ईंट एवं जेवरात भी बरामद किए थे। घरों में नकदी बिस्तर में छिपाकर ये नकदी रखी गई थी और गद्दे फाड़ने के बाद सीबीआई ने ये रकम बरामद किया। भारी मात्रा में जब नकदी मिली तो गिनने के लिए करीब सीबीआई ने करीब कई मशीनें बुलवाई, जिससे जो नकदी थी उसको गिना गया। तो सीबीआई को यहाँ से कई गोपनीय फाइल भी मिली थी। टीम इसे अपने साथ जो गोपनीय फाइलें मिली है, जो पैसा मिला है और जो सोना मिला है, इसको अपने साथ से यहाँ से नकदी लेकर बरामद हो गई है। सीबीआई ने बताया है कि अनिल जो झांसी में करीब 2.5 दशक से तैनात था, इसके बाद जीएसटी से जुड़े जो सारे उसके विवादित मामले हैं उनको खोला गया है और उनको मामले खुलने के बाद ये साफ हुआ है कि अनिल के सहारे, यानी कि जो अनिल है उसके सहारे उसको पूरा सुलझाया जा रहा है। करीब 2 साल पहले उनका जब आगरा में तबादला हुआ था, तबादले के दौरान ही और कुछ महीनों बाद वहां जब दोबारा वह झांसी आया तो 2.5 दशक की टीम दौरान तैनाती के दौरान अनिल ने बेहिसाब संपत्ति, अकूत संपत्ति जमा कर ली थी। अनिल सिविल लाइन्स में स्थित एक प्रतिष्ठित रेस्तरां में पार्टनर समेत जमीन के कारोबार में भी शामिल था। जमीन के धंधे में भी करोड़ों रुपए लगा रखे थे। वहीं से स्टेशन का मामला, तो स्टेशन रोड पर जो जमीनें खरीदी थी उसमें भी तमाम जो चीजें थी। और साथ में अजय शर्मा है जो भी लोकल के निवासी हैं, उसने भी अपनी 4 साल की तैनाती में करीब अकूत संपत्ति जमा कर ली है। यानी कि भ्रष्टाचार में जितने भी लोग शामिल हैं और जितने भी लोग शामिल हैं, साफ तौर पर उन लोगों ने बेहिसाब। जी
अविनाश, जीएसटी अफसरों ने दावा है कि सरकार का जो है सैकड़ों करोड़ रुपए का चूना लगाए हैं। क्या कौन कौन से वो नाम है? देखिए, साफ तौर पर जो मेन नाम है डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी है, तो साफ तौर पर इनका नाम है। ये भी जब तैनात थी जीएसटी विभाग में तो वहाँ तैनात थे, तो इन्होंने भी करीब जिस तरह से 70 लाख रुपए समेत कई करोड़ रुपए की इन्होंने भी रिश्वत और तमाम चीजें लेने के बाद अपने पास अपूर्व संपत्ति है उसको जमा अनिल एवं अजय के हवाले ही पूरा कार्यालय कर दिया था। बताया जाता है कि प्रभा ने कुछ माह पहले करीब 70 लाख रुपए समेत 1.60 करोड़ रुपए बरामद किए थे, उनके घर से बरामद हुए थे। चांदी की ईंट भी जितने बरामद हुई थी, शेयर मार्केट में पैसा लगाए जाने की बात से उजागर हुई। हालांकि सीबीआई अभी इन अलग अलग जो प्रांतगी का खुलासा है वो नहीं कर रही है। सीबीआई जो है अभी जांच कर रही है, लेकिन इसमें जितने भी दोषी अफसर हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और जो जीएसटी का वहां का कार्यालय है वहां पर भी अभी फिलहाल ताला लगा है। अब तक फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। साफ तौर पर जो भी अभी मामले में चाहे गुटखा सिंडिकेट तो जीएसटी के अफसरों के साथ जांच रही हो, चाहे पीके कटियार ने जो गुटखा इंडस्ट्री पर कोई केस नहीं किया था, 1 साल में गुटखा इंडस्ट्री पर कोई केस नहीं थी, यानी कि जो अधिकारी है, जब ये अधिकारी रहते हुए जो भी जीएसटी से जुड़े मामले थे, चाहे वो पान मसाले का हो या दिलबाग हो या शुद्ध प्लस मामला हो, इन सभी जो इनका एक सिंडिकेट था, इन पर किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं करते थे, कोई भी जीएसटी की चीजें नहीं करते थे। इन सब चीजों के मामले में जो लाइजनर है, लाइजनिंग करने के बाद इन लोगों को इतना रिश्वत, इतना भ्रष्टाचार के दम पे इतना रुपया कमाया गया कि जब आज सीबीआई की रेड पड़ी है तो किस तरीके से बेहिसाब दौलत और जो नकदी मिली है, ये दिखाता है कि किस तरीके से झांसी में ये बड़ा एक भ्रष्टाचार जो है बड़े पैमाने पर फल फूल रहा था। जी शुक्रिया अविनाश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां सेंट्रल जीएसटी के अंदर सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है, कई अफसरों को गिरफ्तार किया है। और सीधे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर आ रही। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों का हो रहा है खात्मा। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा, जहां नक्सलवाद खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, सरकार के प्रतिबद्धता और संकल्प से इन 2 वर्षों में नक्सल उन्मूलन हो रहा है। मार्च 2026 तक बस्तर समेत पूरा देश नक्सल मुक्त होगा। तो रायपुर से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जहां छत्तीसगढ़ में नक्सल खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आ गया है, 2026 तक बस्तर समेत पूरा देश होगा नक्सल मुक्त। इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेश, अब 2026 जून तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा छत्तीसगढ़ से? बिल्कुल, देखिए मार्च 2026 का जो लक्ष्य रखा गया है अरुण, और मार्च 2026 से पहले भी नक्सल खात्मे की जो बात है वो छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के द्वारा बयान में कहा जाता रहा है। पहले हमने देखा था कि जो बस्तर संभाग है, बस्तर में ज्यादातर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से देखा जाता था, लेकिन अब जब से हिडमा के मारे जाने के बाद और अब पूरी तरह से वहां शांति प्रिय बन गया है और सैकड़ों की संख्या में वहां जो नक्सल में जुड़े हुए थे, नक्सल मोर्चे से आते थे, ऐसे लोग अब आत्मसमर्पित भी करते नजर आते रहे हैं। बस्तर संभाग ही नहीं बल्कि हम गरियाबंद देखें, धमतरी देखें और ऐसे कई जो क्षेत्र हैं, सुकमा को ही देख लें, नारायणपुर क्षेत्र को ही देख लें, ऐसे जो तमाम जगह जहां पर ज्यादातर लोग जाने के लिए डरते थे, अब उन क्षेत्रों में अब रात को भी आवाजाही लोग कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो नक्सल जो खात्मे को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार चाहे निराहार योजना हो, इसके अलावा जो पुनर्वास योजना चलाई जा रही है, पुनर्वास योजना छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना में से एक है। इस योजना के तहत जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं उनको
पुनर्वास नीति के तहत मकान बना करके और एक व्यक्ति को जो नक्सल में वाद में जुड़े रहते हैं, अगर वो वापसी करते हैं तो उन्हें जॉब की भी, उनके लिए नौकरी की भी व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने करी है। तो निश्चित तौर पर इस योजना से भी प्रभावित काफी ज्यादा वहां के जो नक्सल मोर्चे में जुड़े हुए थे उन्होंने हुआ, और कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से अब जो बस्तर है, ज्यादातर पहले नक्सल के ध्येय से देखा जाता था, लेकिन अब पर्यटन की दृष्टि से वहां को देखा जाने लगा है। तो निश्चित तौर पर बस्तर एक पर्यटन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है, न केवल देश से बल्कि अन्य प्रदेशों से अब वहां आने लगेंगे। और विकास की बात करें तो विकास छत्तीसगढ़ सरकार करने की बात अब वहां कर रही है, उद्योग धंधे को वहां बढ़ावा दी जाएगी, इस तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र था तो वहां नक्सलियों के डर से कोई भी उद्योग धंधा नहीं खोलना चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं अब जो बस्तर है, अब वहां अब नक्सलियों के खात्मे का जो काउंटडाउन जब से शुरू हुआ है, अब कई सारे उद्योगपति जो है उन्होंने MOU साइन भी किया है, और अब वहां के लोगों को खासतौर पर रोजगार की भी जो सुविधा है, साधन है, वो छत्तीसगढ़ सरकार मुहैया करने की जो तैयारी अब वो कर रखी है। अरुण भूपेश, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने दावा किया था, मार्च 2026 के डेडलाइन तय किया था, लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, नक्सलियों के खात्मे से छत्तीसगढ़ को नई रोजगार की नई दिशा की ओर बढ़ेगा, पर्यटन स्थल में भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सही आपने कहा। अब जैसा हमने पहले ही बताया कि जो बस्तर संभाग है, पूरी तरीके से अगर नक्सल के खात्मे अगर हो जाते हैं, नक्सल को एक तरफ करके देखें तो वो वहां सबसे ज्यादा पर्यटन का जो माध्यम है वो हमें दिखाई देता है। न केवल चित्रकूट, ढोलकल पहाड़ और इसके अलावा कई सारे जो वाटरफॉल्स है वो वहाँ मौजूद है। छत्तीसगढ़ के तमाम लोग तो वहाँ जाते ही हैं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी वहाँ पर्यटन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन केवल और केवल नक्सलियों के ही डर से वहां लोग जाने के लिए डरते थे। लेकिन अब जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुनर्वास नीति है, और इस नीति से प्रभावित होकर जो तमाम नक्सली हैं उनका जो आत्मसमर्पण देखने के लिए हमें मिलता रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि हथियार को त्याग करके पूरी तरह से आत्मसमर्पित वो कर दिए हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अब वहां शांति प्रिय जो संभाग है बस्तर, उसको देखा जाने लगेगा, पर्यटन की दृष्टि से ही अब वहां अब देखा जाने लगेगा। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूरी तरीके से जो नक्सल का जो खात्मा है, मार्च 2026 जो हालांकि अंतिम डेडलाइन है, और इस डेडलाइन से पहले भी नक्सलियों का जो खात्मा है पूरी तरह से हो सकता है, या फिर पूरी तरह से वो हथियार त्याग करके आने वाले समय में अपना जो पुनर्वास नीति के तहत छत्तीसगढ़ सरकार की जो विशेष नीति है, इसके तहत भी वो अपनी जो कार्य की जो शुरुआत है, नई एक आशाओं की जो शुरुआत है, वो अब वो कर सकते हैं। जी शुक्रिया भूपेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, दोस्त ने ही की है दोस्त की हत्या। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां न्यू ईयर की पार्टी मनाने दोस्त पर ही दोस्त ने वार कर चाकू से हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पीने के बाद गाली गलौज देने पर हुआ है दोनों में विवाद। वहीं इंदौर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। और सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश की इंदौर। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, इंदौर में दूषित पानी पीने से दर्जनों लोगों की मौत। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जहां दूषित पानी पीने से दर्जनों मौत, 1100 से ज्यादा लोग हुए बीमार। सितंबर महीने से लगातार आ रहा था मौत का पानी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए आधा दर्जन अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रिया साहू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रिया,
इंदौर में दूषित पानी पीने से दर्जनों मौतों का सामना आया है। वहीं बड़बोले मंत्री ने भी बदतमीजी करना शुरू कर दिया मीडिया के साथ। क्या कुछ अपडेट है? जी अरुण, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से बीमार पड़े लोगों का मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। आपको बता दूं कि डायरिया और उल्टी की शिकायत के बाद अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए कई लोगों की मौत हो गई है। घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गहरा दुख जताते हुए इसे बेहद दुखद बताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। साथ में उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अस्पताल में भर्ती जो सभी मरीज हैं उनके इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस बीच मध्य प्रदेश के जो शहरी विकास मंत्री और स्थानीय बीजेपी विधायक कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा एक रिपोर्टर के साथ बदसलूकी का भी मामला सामने आया है। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर ने दूषित पानी से हुई मौतों पर कैलाश विजयवर्गीय से पूछा तो उन्होंने जवाब देने के बजाय गुस्सा दिखाया और रिपोर्टर से अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है। जी अरुण जी। रिया, अभी तक जो बीमार बताए जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद स्वयं अस्पताल निरीक्षण के पहुंचे थे निरीक्षण करने। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस इलाके में यह हादसा हुआ है वहां करीब 15 हजार लोग रहते हैं और दूषित पानी की सप्लाई के चलते दिन भर नए मरीज सामने आते रहते हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। स्वास्थ्य विभाग ने इलाके में मेडिकल कैंप लगाए हैं और लोगों की जांच भी की है, जबकि इंदौर नगर निगम की टीम ने सफाई अभियान चलाया और लोगों को क्लोरीन की गोलियां भी बांटी है। प्रशासन ने साफ तौर पर लोगों को सिर्फ उबला पानी और उबले पानी पीने की सलाह दी है। जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रिया, देश एक बात जानना चाहता है कि जब यह दूषित पानी सितंबर महीने से आ रहा था तो प्रशासन क्या आंख मूंद कर बैठा था? प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा था? यह पानी बंद कराता, उस पाइपलाइन को बंद कराना था? क्या सरकार मौत का इंतजार कर रही थी? रणजी, मैं आपको बता दूं कि मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सभी जो मरीजों को तुरंत और बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए। बाकी आगे की जो कार्रवाई है उस पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी जल्द से जल्द। शुक्रिया रिया, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार मौतों का सिलसिला पानी है। दूषित पानी पीने से दर्जनों मौत का मामला सामने आया है। हालांकि इसमें कई अफसरों पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। बहरहाल न्यूज रूम लाइव में यहीं तक आप देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।